So after completing wave on string, now we are going to study sound wave. Sound wave is mainly treated as pressure wave, but when sound wave moves, the pressure changes periodically and density of the medium also changes periodically, and the particles of the medium vibrate, so their displacement also changes periodically. So the equation of sound wave can be written in terms of pressure, in terms of density, and in terms of displacement of particles of the medium. So we can say that when sound wave moves, pressure and density of medium changes periodically. Also, particles of medium vibrate, so their displacement also changes periodically. तो हम ये कह सकते हैं कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो तीन जो है क्वांटिटी चेंज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रेशर, दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना। ये तीन चीज़ें पीरियडिकली चेंज होती हैं। इसलिए साउंड वेव का जो इक्वेशन है वो प्रेशर के टर्म में भी लिखा जा सकता है, डेंसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिखा जा सकता है। सो वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव can be written in terms of pressure, density, and displacement of the particles of medium, है ना। तो ये तीन डिफरेंट क्वांटिटी के टर्म में जो है साउंड वेव का इक्वेशन लिखा जा सकता है, बट साउंड वेव इज mainly treated as प्रेशर वेव। तो इसको साउंड वेव को मेनली प्रेशर वेव माना जाता है, इसलिए हमें स्पेशली प्रेशर वेव का जो इक्वेशन होता है उस पर खास ध्यान देना है, उस पर स्पेशल हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम आगे जानेंगे कि किस तरह से जब साउंड ट्रेवल करता है तो प्रेशर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पीरियडिकली चेंज होता है। ये अभी हम लोग आगे जानेंगे। उससे पहले साउंड का क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। तो साउंड जो होता है उसको बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है ना। एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड,
वैसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। दूसरा होता है ऑडिएबल साउंड, ऑडिएबल साउंड जिसे कि हम लोग सुन सकते हैं, है ना। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ऑडिएबल साउंड की, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, ठीक। और जो थर्ड साउंड होता है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो हम नहीं सुन सकते और इंफ्रासोनिक साउंड भी हम नहीं सुन सकते, है ना। तो इसमें जो है ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक साउंड की, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन साउंड का। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर, डेंसिटी और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में, पोजीशन के साथ में कैसे चेंज होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है ना। और साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है जिसमें पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल मोशन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे हमने एक सोर्स बनाया है, ये है सोर्स, और सोर्स से साउंड जो है वो बाहर निकल रहा है, तो ऑब्जर्वर कहीं इधर है। तो वैसे जो साउंड है वो सोर्स से निकल करके हर तरफ फैलता है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ वो डायरेक्शन ले रहे हैं जिधर साउंड जाएगा तो ऑब्जर्वर की तरफ पहुंचेगा, है ना। ये डायरेक्शन, सपोज ये अपना एक्स एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन में साउंड जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने कुछ लाइंस दिखाई है, कुछ ब्लू लाइंस दिखाई है, कुछ रेड लाइंस दिखाई है। जो ब्लू लाइंस दिखाई है वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, और जहाँ पर रेड लाइंस दिखाई है वहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो जो ब्लू लाइंस दिखाई गई है उसको हम लोग इनको कहते हैं कंप्रेशन, है ना। ये ब्लू वाली जो है तीनों जो दिखाया गया है, एक यहाँ भी दिखाया है, इन तीनों को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो एयर है वो कंप्रेस हो गया है, यानी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और जो रेड लाइंस दिखाई है वहाँ पर डेंसिटी देखेंगे कम है लाइंस की डेंसिटी होने का मतलब कम होने का मतलब है कि यहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक। यहाँ पर क्या है कि एयर की डेंसिटी कम हो गई है तो प्रेशर भी यहाँ पर कम हो गया है, ठीक है। उसी को अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर हमने ग्राफ में दिखाया है। ग्राफ में देखेंगे, पहला ग्राफ है, इधर हमने दिखाया है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है इस पर हम लोग दिखा रहे हैं प्रेशर। तो प्रेशर जो है जो यहाँ पर दिखाया गया है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ठीक है। ये वाला पॉइंट मतलब हमेशा जो है अगर साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। और जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर प्रेशर का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है ना, कुछ बढ़ जाता है। जो बढ़ता है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है PATM प्लस P0, जहाँ पर P0 क्या है, इसको कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर चेंज या प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P0 ज़्यादा होता है, जहाँ पर
कंप्रेशन हो तो जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो जाता है। तो जहाँ पर रेयरफेक्शन है वहाँ पर देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है एक्चुअल प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, तो जहाँ पर कंप्रेशन है, जैसे ये वाला पार्ट देखेंगे कंप्रेशन है ना, तो इस कंप्रेशन वाले रीजन में प्रेशर हर जगह इक्वल नहीं है। ठीक, यहाँ देखेंगे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, और इधर जाने पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जो बिल्कुल बीच वाला वैल्यू है वहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पी नॉट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से जहाँ पर रेयरफेक्शन है यहाँ पर भी देखेंगे कि प्रेशर जो है हर जगह इक्वल नहीं है ना। ये जो कंप्रेशन वाला रीजन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इस रीजन में प्रेशर दिखाएगा यहाँ पर। तो जो बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है उस पॉइंट पर प्रेशर सबसे कम है। ये यहाँ है PATM माइनस पी नॉट, और उस पॉइंट से जैसे ही राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, दोनों तरफ प्रेशर का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आकर के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और इस पॉइंट पर भी आकर के एटमॉस्फेरिक हो गया है ना। वैसे ही हर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में है, हर कंप्रेशन में प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है। बीच में सबसे ज़्यादा है और बाकी पॉइंट पर थोड़े से कम है वहाँ से। उसी तरह से रेयरफेक्शन में जो सबसे बीच वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वहाँ पर प्रेशर सबसे मिनिमम है। उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स है उस रेयरफेक्शन वाले रीजन में, उन पर प्रेशर जो है थोड़ा सा ज़्यादा है उस मिनिमम वैल्यू से, है ना। तो ये हो गया प्रेशर वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर एक और ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है चेंज इन प्रेशर, है ना, चेंज इन प्रेशर। तो इसमें देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मीन पोजीशन में हमने क्या दिखाया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर मीन पर दिखाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कि जीरो चेंज, तो जीरो होगा यहाँ पर, और जो मैक्सिमम चेंज हो सकता है वो कंप्रेशन वाले रीजन में होगा, और वो पी नॉट के बराबर होगा, है ना। तो जो मीन वैल्यू था एटमॉस्फेरिक, उससे पी नॉट ज़्यादा होगा वहाँ पर मिड पॉइंट पर कंप्रेशन के। उसी तरह से जहाँ पर रेयरफेक्शन है वहाँ पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक से पी नॉट कम होगा अगर मिड पॉइंट की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो चेंज है वो है माइनस पी नॉट। तो हर जगह जो चेंज है वो इक्वल नहीं है। तो ये हो गया प्रेशर चेंज वर्सेस एक्स ग्राफ। उसी तरह से ये तो प्रेशर चेंज का हो गया। हम लोग एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, डेंसिटी वर्सेस एक्स। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा होता है ना। तो डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो और जो प्रेशर का वेरिएशन है वो बिल्कुल एक जैसा है। जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा वहाँ पर डेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। तो ये एक्चुअली हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, तो चेंज इन डेंसिटी ज़ीरो होगा अगर मीन वैल्यू की बात करें, और जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई होगी, मान लेते हैं रो नॉट। रो नॉट को डेंसिटी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। उसी तरह से जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा वहाँ भी डेंसिटी जो है वो पहले से जो ओरिजिनल वैल्यू था वहाँ से कम हो गई होगी, और इसलिए जो चेंज है उसको हम लोग कहेंगे माइनस रो नॉट। ठीक है, तो डेंसिटी भी देखेंगे कि पूरे कंप्रेशन वाले रीजन में, पूरे रीजन में डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जो मिड पॉइंट है वहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और उसके आसपास में थोड़ा कम है।
उसी तरह से रेयरफेक्शन में आप देखेंगे कि प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो मिड पॉइंट है वहाँ पर प्रेशर सबसे कम, वहाँ पर डेंसिटी सबसे कम है, और उसके अगल बगल वाले पॉइंट्स पर डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है उस मिनिमम वैल्यू से। ठीक, तो इस तरह से जैसे प्रेशर चेंज करता है वैसे ही डेंसिटी भी चेंज करता है। जहाँ पर कंप्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही ज़्यादा होते हैं, है ना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स। साउंड के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, आप देखेंगे कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एसएचएम करता है अपनी पोजीशन पर, अपने मीन पोजीशन के अबाउट। तो चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल ही करता है तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई नहीं लिख सकते, है ना। और एक्स इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एक्स हम लोग वेव का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसलिए इसको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को एक नया सिंबल दिया जाता है साउंड के केस में एस, है ना। ये एस जो है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम वहाँ पर है जहाँ पर डेंसिटी में चेंज ज़ीरो है या प्रेशर में चेंज ज़ीरो है ना। तो इस तरह से होता है कि जहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होता है। आप देखेंगे डेंसिटी, प्रेशर जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम है, उसी पॉइंट पर प्रेशर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो पार्टिकल वहाँ पर मीन पोजीशन पर है। मतलब पार्टिकल जहाँ पर मीन पोजीशन पर होगा वहाँ पर प्रेशर चेंज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल जहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, जहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी में चेंज मिनिमम होगा, यानी ज़ीरो होगा। देखेंगे यहाँ पर डेंसिटी में चेंज ज़ीरो है ना, वैसे ही प्रेशर में भी चेंज जो है वो ज़ीरो है वहाँ पर। ठीक, जिस तरह से वेव ऑन स्ट्रिंग में डिस्टरबेंसेस चला करते थे, है ना। डिस्टरबेंसेस का मतलब हुआ कि जो क्रेस्ट और ट्रफ होते थे या पीक या वैली हुआ करते थे, वैसे ही साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, है ना। तो वेव ऑन स्ट्रिंग में क्या हम लोग देखते थे कि इसमें एक जो है पीक बनता था और एक वैली बनता था, कुछ इस टाइप, है ना। और ये जो पीक है ऊपर वाला, ये भी वेलोसिटी से चलता था और ये वैली भी वेलोसिटी से ट्रेवल करते थे। ये दो डिस्टरबेंस थे, है ना। साथ में इस पीक का जो लेंथ था ये होता था λ/2 और इस वैली का लेंथ भी λ/2 होता था। वैसे ही साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। कंप्रेशन जो है उसका लेंथ होता है, देखें तो ये कंप्रेशन का लेंथ होता है λ/2, और उसी तरह से ये जो रेयरफेक्शन है इसका भी लेंथ होता है λ/2, है ना। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर प्रेशर और एक्स का, तो ये जो कंप्रेशन वाला रीजन दिख रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट, है ना। तो इसका जो लेंथ होगा ये भी λ/2 होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये जो रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन मतलब कि लो प्रेशर रीजन, तो लो प्रेशर रीजन जो है या रेयरफेक्शन जो है इसका भी लेंथ λ/2 होता है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में पीक और वैली ट्रेवल करते थे वैसे ही यहाँ पर ये कंप्रेशन चलता है v वेलोसिटी से, ये रेयरफेक्शन चलता है v वेलोसिटी से। अगर यहाँ पर समझें तो ये कंप्रेशन यानी कि यहाँ का पीक है ये v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, और रेयरफेक्शन का मतलब है ये जो वैली है ये भी v वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, तो इस केस में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन
बिल्कुल वैसे ही मीडियम में डिस्टरबेंस है जैसा कि वेव ऑन स्ट्रिंग में पीक और वैली हुआ करते थे। तो कह सकते हैं कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर disturbances in the medium which move with speed of sound। तो साउंड वेव जो है वो जिस स्पीड से ट्रेवल करता है यानी कि v से, उसी स्पीड से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करते हैं, है ना। सोर्स से साउंड निकलेगा और ऑब्जर्वर के कान तक ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही पहुंचते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वेव जो है वो t टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो t/2 टाइम में λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो कंप्रेशन है ना, ये जो कंप्रेशन है इसका लेंथ है λ/2। तो t/2 टाइम में ये जो कंप्रेशन है वो इस रेयरफेक्शन की जगह पर आ चुका होगा, है ना, क्योंकि जो यहाँ वाला पॉइंट है λ/2 ट्रेवल करके यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ वाला पॉइंट इस जगह आ चुका होगा, यानी पूरा कंप्रेशन रेयरफेक्शन की जगह ले चुका होगा। फिर ये जो रेयरफेक्शन है वो इस कंप्रेशन की जगह आ चुका होगा, है ना। दोनों का लेंथ λ/2 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा t/2 टाइम में, यानी λ/2 ट्रेवल करके, और ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच चुका होगा। तो ये पूरा रेयरफेक्शन इस कंप्रेशन की जगह होगा। तो ये कहा जा सकता है कि t/2 टाइम बाद सारे कंप्रेशन की जगह पर रेयरफेक्शन आ चुके होंगे और रेयरफेक्शन की जगह पर कंप्रेशन आ चुके होंगे, है ना। तो t/2 टाइम बाद तो ऐसा होगा कि सारे कंप्रेशन रेयरफेक्शन का पोजीशन इंटरचेंज हो चुका होगा। तो t टाइम बाद क्या होगा, तो हम जानते हैं कि t टाइम में जो वेव है या जो डिस्टरबेंस है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। तो होगा क्या कि जो ये पहला कंप्रेशन है, पहला कंप्रेशन का ये वाला जो एंड है वो यहाँ पहुँच चुका होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये एक टाइम पीरियड में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके ये वाला एंड जो है वो यहाँ पहुँच चुका होगा। उसी तरह से ये वाला जो एंड है ये यहाँ पहुँच जाएगा, उतना ही लैम्डा डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कंप्रेशन है वो इस कंप्रेशन की जगह ले लेगा, है ना। उसी प्रकार कह सकते हैं कि ये जो रेयरफेक्शन है वो इस रेयरफेक्शन की जगह ले लेगा, है ना। अच्छा, और यहाँ जो कंप्रेशन है वो इस कंप्रेशन की जगह ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पीरियड बाद जहाँ पहले कंप्रेशन था वहाँ पर फिर से कंप्रेशन आ जाएगा, जहाँ रेयरफेक्शन था पहले वहाँ फिर से रेयरफेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट का जो प्रेशर है वो जितना अभी था एक टाइम पीरियड बाद फिर से वापस उतना ही हो जाएगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि किसी पॉइंट का प्रेशर जो है वो पीरियडिकली चेंज होता है और एक टाइम पीरियड बाद फिर से उसकी जो वैल्यू है उतनी ही हो जाती है जितनी कि पहले रहती है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है प्रेशर और एक्स का। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है प्रेशर का वो हम लोग लिखते हैं PATM प्लस P0। जो प्रेशर का मीन वैल्यू होता है वो होता है PATM, और जो प्रेशर का मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है PATM माइनस P0, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर और एक्स का ग्राफ। अब हम लोग चाहते हैं कि प्रेशर
और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। यहाँ पर PATM प्लस P0, यहाँ पर PATM जो मीन वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है प्रेशर का वो होगा PATM माइनस P0। तो इस पर हमने रख दिया प्रेशर, और जो x एक्सिस है इस पर हम रख देते हैं टाइम। हम प्रेशर और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को फिक्स्ड करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इज फिक्स्ड, और x फिक्स्ड करने का मतलब हुआ कि हमने एक पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया या एक पार्टिकल को फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं A। ठीक है, अगर px ग्राफ में देखें तो वो पॉइंट ये कहलाएगा, ये पॉइंट भी A है। ठीक है, अब इस पॉइंट A पर जो प्रेशर वेरी करेगा टाइम के साथ में, वो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये हम लोग दिखा रहे हैं कहाँ पर, प्रेशर एट पॉइंट A। पॉइंट A इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि पॉइंट A जो है उसका जो भी पोजीशन है x, ये x हमने फिक्स कर दिया है ना। तो x हमने फिक्स कर दिया, तो अब उस पॉइंट का जो प्रेशर है वो टाइम के साथ सिर्फ वेरी करेगा। तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट A है, यहाँ पर पहले ये जो कंप्रेशन है ये पहुँचेगा, उसके बाद ये फिर रेयरफेक्शन पहुँचेगा इधर ट्रेवल करते हुए। ठीक है, तो कंप्रेशन वाले पार्ट को ये वाला रीजन जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेयरफेक्शन को ये वाला, है ना। तो ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन उस पॉइंट A की तरफ जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रहा होगा, है ना। तो अगर कहें कि जीरो टाइम पर, मतलब अभी पॉइंट A है, यहाँ पर अभी जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है। ठीक, अच्छा, अब ये जो पीक है, मतलब कह सकते हैं कि कंप्रेशन का जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये मिड पॉइंट यानी कि मैक्सिमम प्रेशर वाला जो वैल्यू है, जो पॉइंट है, वो λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल करके जो है पॉइंट A के पास पहुंचेगा। तो λ/4 टाइम पहुंचने, डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, T/4। तो अब ग्राफ में देखेंगे, इस टाइम वाले ग्राफ में ये T/4 टाइम बाद यहाँ का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम हो गया, कितना, PATM प्लस P0। जो यहाँ का प्रेशर था वो अब यहाँ का हो गया, क्योंकि ये वाला जो रीजन है कंप्रेशन का वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक, अच्छा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यानी कह लें कंप्रेशन का जो लेफ्ट एंड है, ये वाला एंड, ये एंड λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करके उस पॉइंट A पर पहुंचेगा। अगर यहाँ देखें तो λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करके ये पॉइंट इस पॉइंट A के पास पहुंचेगा। तो कितना टाइम लेगा, T/2 टाइम लेगा λ/2 ट्रेवल करने में। तो देखेंगे कि T/2 टाइम बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वही प्रेशर फिर से पॉइंट A के पास पहुंच गया, यानी फिर से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया पॉइंट A पर। तो देख सकते हैं कि T/2 टाइम बाद वहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक दिख रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि अब ये कंप्रेशन वहाँ से क्रॉस कर गया, तो अब ये रेयरफेक्शन जो है, ये वाला रेयरफेक्शन, अब ये आगे बढ़ेगा इधर। ठीक, तो अब इस रेयरफेक्शन का जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट पर प्रेशर बिल्कुल मिनिमम है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम है। तो ये पॉइंट A तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 λ/4। तो 3 λ/4 ट्रेवल करने में जो टाइम लेगा वो टाइम हो जाएगा 3T/4, है ना। तो 3T/4 टाइम बाद देखेंगे कि उस पॉइंट A का प्रेशर यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि मिनिमम है, PATM माइनस P0। जो इस पॉइंट का प्रेशर था PATM माइनस P0, वो पॉइंट A का हो गया अभी, है ना, यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला पॉइंट जो है,
ये पॉइंट टोटल देखेंगे तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट ए तक पहुंचेगा। तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है? टी टाइम लेता है ना। तो टी टाइम बाद जब ये पॉइंट वहां पहुंचेगा तो यहाँ का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फिर से ए के पास हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर इस ग्राफ में, पीटी ग्राफ में, कि टी टाइम बाद फिर से यहाँ का जो प्रेशर है, पॉइंट ए का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है ना। तो इस तरह से किसी एक पॉइंट का जो प्रेशर है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे वेरी कर रहा है पीरियडिकली, है ना। अच्छा, तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर हुआ प्रेशर, कितना कम हुआ प्रेशर, ये हमने देख लिया, है ना। उसी तरह से हम लोग डेंसिटी का ग्राफ अगर प्लॉट करें, डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ भी बिल्कुल जो है प्रेशर जैसा ही चेंज होता है ना। अगर प्रेशर का मीन वैल्यू होगा PATM तो डेंसिटी का भी मीन वैल्यू होगा, है ना। तो हम डेंसिटी में चेंज को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी में चेंज को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन डेंसिटी 0 होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक। उसके बाद जब देखेंगे प्रेशर मैक्सिमम है तो डेंसिटी में चेंज जो है वो भी मैक्सिमम है ना। तो ये हम लोग कर देते हैं रो नॉट। रो नॉट क्या है? डेंसिटी का एम्पलीट्यूड है, ठीक। जब देखेंगे प्रेशर एटमॉस्फेरिक हुआ तो फिर से डेंसिटी में चेंज 0 हो गया। जब प्रेशर मिनिमम हुआ तो डेंसिटी भी मिनिमम हो गया। तो डेंसिटी मिनिमम हो गया मतलब जिसमें जो चेंज है वो हो गया माइनस रो नॉट। तो इस तरह से जिस तरह से प्रेशर वेरी करता है वैसे ही डेंसिटी भी वेरी करता है। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, है ना। इस एक्सिस पर रखते हैं डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पर हम लोग रखते हैं टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से वेरी करता है। जब देखेंगे कि प्रेशर जो है वो 0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डेंसिटी में भी चेंज नहीं हुआ है, 0 चेंज है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है ना। अच्छा, जब प्रेशर मैक्सिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम है, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे 0 है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रेशर और डेंसिटी इन दोनों के जो वैल्यू है वो एक ही तरह से वेरी करते हैं। जब प्रेशर मैक्सिमम होता है तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होता है। जब प्रेशर में चेंज 0 होता है तो डेंसिटी में भी चेंज 0 होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रेशर और डेंसिटी इस तरह से पीरियडिकली अपने आप को चेंज करते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। यानी कह सकते हैं कि दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं या अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो देखेंगे जब प्रेशर में चेंज 0 है तो डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम है। जब प्रेशर जो है वो प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक है यानी मीन वैल्यू है, जब प्रेशर अपने मीन वैल्यू पर है तो देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम पर है ना। अच्छा, जब प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ पर देखेंगे प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर अपने एक्सट्रीम पर होता है तो डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पर होता है। प्रेशर जब अपने मीन पर होता है तो डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पर होता है, यानी इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। वो तो ग्राफ से दिख रहा है, लेकिन हम आगे जाकर क्या करेंगे, इनके बीच में इनके फेज डिफरेंस का एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वेव ऑन स्ट्रिंग में हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखते थे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है इक्वेशन को लिखेंगे प्रेशर, डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के टर्म में लिखेंगे, है ना। तो कहा जा सकता है सो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव
कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साउंड वेव जब चलता है तो तीन क्वांटिटी जो है वो पीरियडिकली चेंज होती है। कौन कौन सी? एक प्रेशर, दूसरा डेंसिटी और तीसरा डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब वेव ऑन स्ट्रिंग चलता था तो एक ही क्वांटिटी चेंज होती थी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। जब साउंड वेव चलता है तो तीन तरह की क्वांटिटी पीरियडिकली अपने आप को चेंज करती है, प्रेशर, डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट। इसलिए जब साउंड वेव का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो इन तीनों के टर्म में लिखते हैं, प्रेशर के टर्म में भी लिखते हैं, डेंसिटी के टर्म में भी लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिखते हैं। तो आगे हम लोग इनका इक्वेशन जो है वो डिराइव करने वाले हैं।